नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धामी सरकार आज मना रही है 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का जश्न। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। 1779 एमओयू में से धरातल पर 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं। ऊर्जा, उद्योग, आवास, पर्यटन समेत 6 प्रमुख सेक्टरों में तेज प्रगति। 81,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की भी उम्मीद है। रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी हो रहे हैं। 81,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की उम्मीद इस दौरान बताई जा रही है। ऊर्जा, उद्योग, आवास, पर्यटन समेत 6 प्रमुख सेक्टरों में ये ग्राउंडिंग की जा रही है। तो आज उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो धरातल पर 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं उतारने को सरकार जो है वो प्रतिबद्धित है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुद्रपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत भी करेंगे। ऊर्जा, उद्योग, आवास, पर्यटन समेत 6 प्रमुख सेक्टरों में तेज प्रगति की बात भी इस दौरान कही गई है। 81,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की उम्मीद भी की जा रही है। और रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का जश्न मना रही है सरकार। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम हैं और क्या माना जाए इससे कितना फायदा उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए विशाल, अगर हम बात करें तो आज जो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है रुद्रपुर के मनोज सरकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां पर कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो उत्तराखंड में 2023 में हुए थे, तो कई सारे निवेशकों ने यहां पर निवेश किए थे। 3,000 करोड़ से ज्यादा निवेश उन्होंने किया था। उसी के तहत अगर हम आज बात करें तो 1 लाख करोड़ की जो है ग्राउंडिंग सेरेमनी जो है आयोजित की जा रही है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय सांसद हैं, क्षेत्रीय विधायक, वो तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। और जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है, चूंकि 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी ये मनाई जा रही है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो करीब 1700 से ज्यादा एमओयू साइन हुए थे 2023 में, जब इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो उन्हीं जो एमओयू साइन हुए थे, इसमें इसके तहत जो 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी, इसमें उद्योग की बात करें, पर्यटन की बात करें, ऊर्जा की बात करें, तो कई सारे विभिन्न क्षेत्रों में इसमें कई लाख करोड़ों की इसमें जो है उसकी सेरेमनी होगी। कई लाख करोड़ की जो है इसमें अगर हम बात करें तो निवेश किया है। और जो निवेश है वो कहीं ना कहीं धरातल पर अब राज्य सरकार की बात करें तो यही कहना है कि वो निवेश अब धरातल पर दिखना शुरू हो गया है, जिसके कारण जो है आने वाले समय में जो उद्योग यहाँ पर जो निवेशकों के जो यहाँ पर निवेशकों के जरिए जो यहाँ पर निवेश किया गया है, उद्योग लगाए गए हैं, तो ऐसे में स्थानीय लोगों को जहाँ रोजगार मिलेगा, तो वहीं राज्य की जो आर्थिकी है, राज्य का जो अगर हम बात करें कि जो जीडीपी में भी काफी वृद्धि होगी विशाल। अमित, क्योंकि अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, उसके लिए भी क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? और जब अमित शाह पहुंचेंगे तो किस तरह का माहौल भी नजर आ रहा है उनको लेकर? विशाल, अगर हम बात करें तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में होना है, ये 2 बजे से शुरू होगा। 2 बजे अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उनके तैयारियों को लेकर हम बात करें तो बीते रोज यानी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं स्थलीय निरीक्षण पर पहुंचे थे स्टेडियम में। उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, और चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात हो, शौचालय की बात हो, लाइट्स की बात हो, या अन्य चीजों की बात हो, उनको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश पूर्व भी दिए थे। और कल उन्होंने इन चीजों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया है। तो ऐसे में जिस तरह से अमित शाह पहुंचेंगे, तो ऐसे में जहां ग्राउंडिंग सेरेमनी तो होगी, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अपने संबोधन में क्या कुछ चीजें राज्य सरकार को गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन में क्या कुछ सौगात वो देते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी विशाल।
अमित, 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग ये बताई जा रही है, इससे प्लान पर किस तरह की चोट लगेगी और कहा जा सकता है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे? ये निश्चित तौर पर 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग सेरेमनी आज होनी है और इसके तहत हम बात करें तो कई सारे 2023 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो कई 1700 से अधिक एमओयू साइन हुए थे। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इसमें का निवेश की बात कही गई है। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो पलायन एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि उद्योगों का हम बात करें चूंकि पंतनगर में है, देहरादून के अंतर्गत में है, सेड़कुई में है, तो ऐसे में जो पहाड़ के जो लोग हैं उनको किस तरीके से अन्य प्रदेशों का रुख ना करना पड़े, किस तरीके से अन्य जगह वो ना जाना पड़े और अपने ही राज्य में वो विभिन्न सेक्टर में वो काम कर सके। चाहे अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर की बात करें, चाहे आईटी की बात करें या फिर हम फाइनेंस की बात करें, किसी या फिर हम बात किसी और भी अन्य सेक्टर की बात करें, तो ताकि जो यहाँ के जो युवा हैं वो अन्य राज्यों का रुख ना करें अगर नौकरी को लेकर, ताकि वो यहीं पर जो जो यहाँ पर निवेश हुआ है, जो यहाँ पर उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं, जिसका काम चल रहा है, तो ऐसे में वो यहीं पर रहकर अपना रोजगार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पलायन पर भी काफी हद तक जो है रोक लगेगी। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, हरक सिंह समेत 5 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। ईडी ने दाखिल किया है आरोप पत्र। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता पर कसा गया शिकंजा। दीप्ति रावत और 3 अन्य के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल। देहरादून की पीएमएलए अदालत में दायर किया गया है आरोप पत्र। हरक के करीबियों की संपत्ति पर भी एजेंसियों की नजरें हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरक सिंह पर अब शिकंजा कसता हुआ भी नजर आने लगा है। तो हरक सिंह रावत समेत 5 के खिलाफ आरोप पत्र ये दाखिल किए गए। ये बताया गया कि हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत और उसके अन्य 3 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है हरक सिंह रावत के पर? अगर हम बात करें तो पूर्व जो कैबिनेट मंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरक सिंह रावत, उन पर जो है ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो चार्जशीट दाखिल की हुई है, जिसका पीएमएलए कोर्ट में जिसको दाखिल किया गया है। तो अगर हम बात करें तो हरक सिंह रावत और उनके पत्नी सहित जो है कुल 5 लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने सहसपुर में एक जमीन को जो खरीदने जो जमीन है उसको जो है बाजार भाव से बेहद ही कम पैसों में खरीदा है और उस जमीन का इन्होंने जमीन की अगर हम बात करें तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी जो है अपनी पत्नी और उनके सहयोगी लक्ष्मी राणा को इसमें पार्टनर बनाया है। लेकिन जो जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया है, जमीन को जो बाजार भाव से कम पर खरीदा गया है, ये एक मामला हरक सिंह रावत इसमें भी घिरे हुए हैं। इस पर भी ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही साथ जब हरक सिंह रावत पूर्व में वन मंत्री थे उत्तराखंड में, तो उनके जरिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पोखरो रेंज में टाइगर सफारी में एक अनियमितता उनकी तरफ से पाई गई है। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ पेड़ों का कटान का भी मामला है, जिस पर भी हाईकोर्ट में साथ साथ हम बात करें तो ईडी में ये मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है विशाल। लेकिन अमित, 101 बीघा जमीन का ये मामला भी बताया जा रहा है। हालांकि जमीन क्योंकि काफी बड़ी है और ऐसे में क्या माना जाए, अब किस तरह की कार्रवाई जो है वो होती हुई भी नजर आने लगी है? देखिए, जो जमीन का मामला है ये सहसपुर विकासखंड में पड़ता है और जिस तरीके से जो जमीन का जो सर्किल रेट था, जो बाजार भाव मूल्य था, वो करीब 70 से 90 करोड़ बताई जा रही है उसको। लेकिन हरक सिंह रावत और उनके कर्मियों ने उस जमीन का लैंड यूज चेंज करते हुए उसको बाजार भाव से बेहद ही कम पैसों में उसको खरीदा और उसको एक ट्रस्ट के अगर हम बात करें, एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में उस जमीन का निवेश उन्होंने दिखाया है। तो ऐसे में एक जो याचिका दायर की गई थी, साथ ही हम बात करें ईडी ने पूरे मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग का चूंकि मामला है, तो ऐसे में ईडी ने इस पर हरक सिंह रावत को लेकर जो है पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की है, चार्जशीट दाखिल किया। तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि हरक सिंह रावत की हम बात करें, अभी कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के का जो है गलत प्रयोग कर रही है और चुनाव के वक्त जो है कहीं ना कहीं फंसाने का कार्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधला कोट ग्राम सभा के क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है।
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि उनको वोटर लिस्ट में शामिल करने के क्या मापदंड अपनाए गए हैं। कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए चुनाव अधिकारी द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि परिवार रजिस्टर के आधार पर लिस्ट में नाम चिन्हित किए गए थे। वहीं कोर्ट ने कहा है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार परिवार रजिस्टर से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। साथ ही मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ जो मैनिपुलेशन हुई थी वोटर लिस्ट में, उसको लेकर हम माननीय न्यायालय के समक्ष आए थे 11 तारीख को, और 11 तारीख से आज तक हमारी कंटिन्यूटी में ही इसमें डेट्स लगी हैं और बहस हुई है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अपनी बात यह रखी है कि बुढ़लाकोट जो ग्राम सभा है उसमें 52 व्यक्ति कुछ ऐसे पाए गए गांव वालों के द्वारा जो वहां के निवासी नहीं हैं या वो बहुत सालों पहले वहां से जा चुके हैं, जिनका अदर स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन है, वोटर रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद जो है माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुनी और जो आज तक सुनती आई, और उसके बाद जो है आज सुबह हियरिंग में होने के बाद जो है एसडीएम साहब और एसडीएम कैची और एडीएम साहब को यहाँ तलब किया गया है, जिसमें उनसे यह पूछा गया है कि आपने किस आधार पे इनका नाम रखा है और किस आधार पे आपने बाकियों का नाम हटाया है। तो उनका मत यह था कि परिवार रजिस्टर कार्ड के बेसिस पे हमने नाम रखा है और उसी के बेसिस पे हम उसमें आगे कार्यवाही करते हैं। शुक्रवार को कोटाबाग ब्लॉक में पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। सभी प्रत्याशी स्वयं चुनाव चिन्ह लेने के लिए पहुंचे तो कुछ प्रत्याशियों के प्रस्तावक चुनाव चिन्ह ले गए। कुछ लोगों को के द्वारा ब्लॉक के बाहर भी चुनाव चिन्ह के निशान को लेकर दुकानें लगाई गई, जहां अलग अलग चुनाव चिन्ह के निशान के पेपर भी तैयार थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लगभग 278 कैंडिडेट हैं जो कि हमारे निर्वाचन लड़ रहे हैं, जिनमें कि जो कुछ लोग हमारे निर्विरोध हैं उनको चूँकि चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाना, तो उनको घटा के 278 हमारे टोटल कैंडिडेट हैं जो मैदान में हैं, जिनके लिए हमें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे। तो अभी लगभग 1 बजे का समय हो रहा है, तो अभी तक हमारे 278 में से 263 जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। शेष लगभग 15 के आसपास चुनाव चिन्ह हमारे आवंटित होने हैं, जिसमें भी लोग अभी आ रहे हैं चुनाव चिन्ह ले रहे हैं। तो यानी कि ये प्रक्रिया हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब हमें लगता है कि सच में पूर्ण हो जाएगी हमारी। उसके अलावा जो चुनाव चिन्ह है वो 3 जो हमारे पदों के लिए यहाँ पे आवंटित किए जा रहे हैं। एक तो हमारे वार्ड मेंबर के पद के लिए है, उसके द्वारा जो आयोग के द्वारा जो निर्धारित चुनाव चिन्ह है उन्हीं चुनाव चिन्हों का चयन किया गया है। उसके साथ साथ हमारा जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित यहाँ पे हो रहे हैं और ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित यहाँ पर हो रहा है। और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन जो जिले में जो व्यवस्था है वहाँ पर उनके द्वारा किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। यात्रा मार्ग पर स्थित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। एफडीए की टीमें पुलिस के सहयोग से हर दिन यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान भी चला रही है। दुकानों, ढाबों और अस्थायी कैंपों में बिक रही खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की गहनता के साथ जांच भी की जा रही है। अभी आप देखेंगे ये बरसात का सीजन है तो इसमें ज़्यादा इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, तो उसको देखते हुए हमने इनको भी जांच करने के लिए कहा है। इनके सैंपल प्रॉपर लें और इसको अपने लैब को भेजें, जिससे कि उनकी जांच की जा सकती है कि एक प्रॉपर तरीके से बन भी रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि बरसाती सीजन में बहुत ज़्यादा कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं और इससे बीमारियां डायरिया जैसे टाइफाइड ये सब बीमारियां होती हैं। तो इसके ध्यान रखने के लिए सभी फूड इंस्पेक्टर को आदेशित किया हुआ है कि वो इनकी भी जाँच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में भगवत गीता के श्लोक पढ़ाना अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसको लेकर जानकारी दी है कि शुरुआती चरण में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि बच्चों और अभिभावकों को इस फैसले की जानकारी मिल सके। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया है कि शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को लिखित दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। इसके बाद कक्षा स्तर पर गीता श्लोकों का पाठ नियमित रूप से होगा। प्रशासन का मानना है कि इससे विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा, संस्कार और आत्मबल का भी विश्वास होगा।
शासन द्वारा दिशा निर्देश हैं कि जैसे गीता के जो पाठ हैं, जो उसकी लर्निंग्स हैं, जो श्लोक हैं, उसको कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, कैसे उसको करिकुलम में ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में डायरेक्शन दिए गए हैं। अब इसकी क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हो रही है, तो धीरे-धीरे सभी जगहों पर इसका प्रचार-प्रसार होगा और शिक्षा विभाग द्वारा सभी कक्षाओं में, स्कूलों में भी इसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो कि दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार में गति से प्रदेश की तरक्की भी हो रही है, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल भी उठाता नजर आता है। देहरादून नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 62वीं रैंक हासिल की है, जो पिछले वर्ष 68वीं थी। पिछले 5 वर्षों में देहरादून की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है, लेकिन आरोप है कि जिस रफ्तार से सुधार होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर के शहरों की बहुप्रतीक्षित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में देहरादून ने 62वीं रैंक हासिल की है, जिसे पार्टी नेता संतोषजनक बता रहे हैं। विपक्ष इसे चेतावनी भरा संदेश कह रहा है। शहर की स्वच्छता को लेकर किए जा रहे प्रयासों में कुछ क्षेत्रों में सराहनीय सुधार दिखा है, तो कई प्रमुख मोर्चों पर अभी भी गंभीर चुनौतियां हैं, खासकर घर घर कूड़ा उठाने और सोर्स सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण के लिए क्षेत्र में दून की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसमें सुधार नहीं किया गया तो स्वच्छ देहरादून का सपना शायद ही पूरा हो सकेगा। देहरादून से लेकर दिल्ली तक और देहरादून से लेकर लखनऊ तक इतने बड़े क्षेत्र में एकमात्र स्मार्ट सिटी है जिसमें 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके देहरादून को स्मार्ट बनाया गया। और उसके बाद 62 नंबर ला करके ये वैसे ही हो रहा है जैसे कोई आदमी लगातार फेल होता रहे। उसके बाद अचानक 33% आ जाए तो बड़ा खुश होता है, मिठाई बांटता है पूरे मोहल्ले में। तो वही हाल देहरादून का है। मतलब 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके, अरे बेशर्मो तुम कह रहे हो कि हम 62वें नंबर पे आए, कुछ तो शर्म कर लो। पूरे शहर के अंदर आधा घंटा बारिश होती है, सारा कूड़ा निकल के सड़कों पे आता है। आप रिस्पना चले जाओ, आप बिंदाल चले जाओ, आप किसी आंतरिक मोहल्ले में चले जाओ, कॉलोनियाँ पूरे शहर की जरा छान मारिए कितनों में कूड़ा उठान हो रहा है। पूरे शहर के अंदर राजपुर रोड हो, सुभाष रोड हो, ईसी रोड हो, कैंट रोड हो, प्रेस चौक हो, जीएमएस रोड हो, आईएसबीटी हो, बंजारा वाला हो, मथुरा वाला हो, ये महानगर की बात कर रहा हूँ जो स्मार्ट सिटी बनाया गया। 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके 62वें नंबर पे आ रहे हो और ताली बजा रहे हो, मिठाई बांट रहे हो। बहुत बधाई हो साहब आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वक्त में देहरादून में घर घर कूड़ा उठाना औसतन 48% ही हो पा रहा है। 100% कवरेज के बिना स्वच्छ धून की कल्पना अधूरी है। वहीं कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण का आंकड़ा 17% तक पहुंच सका है, जो पिछले वर्ष के 10% के मुकाबले कुछ सुधार को दर्शाता है। लेकिन राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसे कम से कम 70 से 80% तक ले जाना होगा। हरियाली और जल स्रोतों में घिरे देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग अपेक्षा पर खड़ी नहीं उतर पाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में दून की रैंकिंग 68 से सुधरकर 62 पहुंच गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में दून नगर निगम ने 1 अंक का सुधार करते हुए 68वां रैंक हासिल किया था और इसके तहत इससे पहले की रिपोर्ट देखें तो दून शहर ने वर्ष 2017 में 316वां स्थान हासिल किया था, वर्ष 2018 में 257वां, जबकि वर्ष 2019 में 384वां स्थान हासिल किया था। वर्ष 2020 में दून ने 124वां स्थान, जबकि वर्ष 2021 में अंतिम 100 शहरों की सूची में शामिल होकर निगम ने 82वां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद वर्षवार 69वें, 68वें और अब 62वें स्थान पर है। देखिए, जो सर्वे के अनुसार जो आंकड़े आए हैं, उसमें निश्चित रूप से अच्छा साबित हुआ है हमारे उत्तराखंड में कि लाल कुआँ, हमारा देहरादून और भी जगहों पे और भी जिलों में जिस प्रकार से सर्वेक्षण के अनुसार हमारे उत्तराखंड में 61वां रैंक हमें प्राप्त हुआ है, तो ये लगता है कि निश्चित तौर पे उत्तराखंड लगातार प्रगति कर रहा है सफाई के क्षेत्र में। और जहाँ तक बात रही इंदौर की, तो निश्चित रूप से इंदौर से हमें सीखना चाहिए और भी हम सीखने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देहरादून में लगातार प्रगति हो रही है और नगर निगम के लोग लगातार कार्य कर रहे हैं इसमें।
और सफाई व्यवस्था का लगातार पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। जगह जगह कूड़ा उठान की समस्याओं का भी निजात मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आगे भी आने वाले समय में नगर निगम में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, हमें देहरादून में अच्छी सफाई की व्यवस्था देखने को मिलेगी और लगातार इसके ऊपर कार्य चल रहा है। विभागीय आंकड़ों पर ध्यान दें तो देहरादून में 500 टन कचरा हर दिन निकलता है, जिसमें महज 27% ही निस्तारित होता है। 17% कूड़े का पृथक्करण हो रहा है। बड़ी बात यह है कि 48% घरों से ही कूड़े का उठान हो रहा है। देहरादून में कुल 100 वार्ड हैं। ये लगातार खबरें सामने आती हैं कि सभी वार्डों में हर दिन कूड़े का उठान नहीं हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार की नीतियों पर हमलावर है। इसमें शक नहीं है कि 2017 में 316वें से अब 2024 में देहरादून रैंकिंग में 62वें नंबर पर है। लेकिन साथ ही कई सवाल हैं जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बात राजधानी की है और मौजूदा वक्त की सच्चाई तो ये है कि कई इलाकों में सड़क किनारे ही कूड़ा फेंका जाता है। सच तो ये भी है कि लोग नदी नालों में कूड़ा फेंक दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि राज्य में ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार में तेजी से सुधार नहीं होता तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोहाघाट नगर को पहचान देने वाली लोहावती नदी पूरी तरह से गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब डीएम चंपावत मनीष कुमार ने मामले का गंभीर संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लोहावती नदी को साफ और स्वच्छ बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता और एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के नेतृत्व में पालिका सभागार में जल निगम, सिंचाई विभाग, पालिका जल संस्थान और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक भी हुई है, जिसमें लोहावती को साफ और स्वच्छ बनाने की योजना पर गहनता से विचार विमर्श भी किया गया। पूर्व में कई बार ये शिकायतें मिली थी कि लोहावती रिवर में जो सीवेज है उसका पानी अनट्रीटेड जा रहा है और यहाँ के लोगों को उससे दिक्कतें हो रही हैं, जिसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने स्टेप लिया और एक एसटीपी प्लांट का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जो हमारे पूरे जो नगरीय क्षेत्र है उसके जितने भी नाले जो हमारे लोहावती रिवर और बाटीघाट गदेरे में जाते हैं उसको वो ट्रीटमेंट करके आगे देवराड़ी बैंड के पास है वहाँ पर एसटीपी प्लांट बनेगा और शहर का पूरा जो अनट्रीटेड पानी है उसको उसके थ्रू वहाँ ट्रीटमेंट के बाद उसको ट्रीट किया जाएगा। आज पूरा एसटीपी के लिए डिस्कशन हुआ था, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे उसके बारे में बात की गई। उसके बाद सब लोगों का यही हुआ है कि एसटीपी प्लांट इस शहर के लिए सूटेबल है और फ्यूचर के लिए उसकी नीड भी है, तो उसको आज हम यहाँ से भेज के निगम सर के पास जाएगा, उसको यथाशीघ्र अब उसको स्टार्ट किया जाएगा। जो प्लांट है वो 2.5 MLD का है, वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए बनाया जाता है और एसटीपी प्लांट की कैपेसिटी नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए है। अगर वो प्लांट यहाँ स्टार्ट हो जाएगा तो आने वाला शहर जो भी यहाँ लोग आएंगे उनको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। पेयजल का जो अभी शिकायतें आ रही हैं कि अशुद्धियाँ हैं, शुद्ध पानी मिलेगा और यहाँ के लोगों को सुविधाओं में वृद्धि होगी। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं लोहाघाट की जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से लगातार वो लोहावती नदी के पुनर्जीवित के लिए लगातार संघर्षरत थे और जो हमारा गंदा पानी लोहावती नदी में गिरता है उसके लिए संघर्षरत थे। तो इसको देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि और मैं नवनियुक्त जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आते ही तुरंत ही इस ओर उन्होंने संज्ञान लिया और आज समस्त विभागों की एक मीटिंग की गई। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय भी इस मीटिंग में उपस्थित रही और जो एक योजना बनी है, जो गंदे नाले हमारे जितने भी लोहावती नदी में गिरते हैं उनका ट्रीट कर करके इनको लोहावती नदी से और हमारे शिवालय मंदिर होते हुए जो हमारा नीचे दशकर्मा घाट है उसके आगे लेवल पर लिफ्ट योजना से पहले इसको पहुंचाने की और वहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।